नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, सिटिंग विधायकों के टिकट कटे। मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति समेत 60 ने किया सरेंडर, सीएम फडणवीस ने दिया 1 करोड़ का इनाम। महाविकास अघाड़ी ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, पारदर्शी चुनाव और वोट चोरी की जांच की मांग। भोजपुरी एक्टर खेसारी की सियासी पारी, पत्नी से कहा तुम चुनाव लड़ो, मैं प्रचार करूंगा। और जेनजी विद्रोह के आगे झुकी सरकार, मेडागास्कर में सेना ने संभाली सत्ता। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 नामों वाली इस लिस्ट में कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं पार्टी ने 5 मंत्रियों को दोबारा मैदान में उतारा है। जिन सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, मोरवा, सोनबरसा, मटिहानी और राजगीर, वहीं से जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि भाजपा के बराबर सीटों पर उतरकर वो इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब बड़ी खबर गढ़चिरौली से। कुख्यात नक्सली भूपति उर्फ मल्लोजुला वेणुगोपाल राव और 60 अन्य नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस की इस सफलता पर गर्व जताते हुए 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि माओवाद की रीढ़ टूट चुकी है और गढ़चिरौली में नक्सलवाद अब इतिहास बन चुका है। भूपति और उसके साथियों का आत्मसमर्पण महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन के अंत की शुरुआत है। फडणवीस ने यह भी कहा कि पुलिस ने C60 दस्ते के साथ घने जंगलों में जाकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। केवल एक कंपनी बची है जिसमें सिर्फ 8-10 युवा हैं और वो उनके पास कोई लीडर भी नहीं है। और ये जीत राज्य और देश दोनों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। आता देशातनं माओवादाचं उच्चाटन होत आहे। एक प्रकारचं आयडिओलॉजिकल माइंडसेट असलेला, ज्यांनी संपूर्ण चळवळ उभी केली, अशा प्रकारचा व्यक्ती त्यांनी सरेंडर करणं आणि त्यांच्यासोबत 61 अतिशय वरिष्ठ अशा प्रकारच्या माओवाद्यांनी संपूर्ण शस्त्रांसहित या ठिकाणी सरेंडर करणं ही देशाच्या इतिहासातली एक अत्यंत मोठी गोष्ट आहे, हे या ठिकाणी नमूद केलं पाहिजे। खबर मुंबई से है। महाविकास अघाड़ी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता की मांग की और वोट चोरी के आरोपों की जांच की अपील की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी खामियों वाले चुनाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी दल मतदाता सूची और प्रक्रिया पर अहम सहमति नहीं बनाते, तब तक चुनाव आगे बढ़ाना ही उचित होगा। उद्धव ठाकरे ने भी आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर चुनाव गलतियों के साथ ही होने हैं तो सीधे चयन प्रक्रिया अपनाई जाए। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने पिछली विधानसभा चुनावों में हुई कमियों का उदाहरण देते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों से पिछली मतदाता सूचियां छिपाई जा रही हैं और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने ये बैठक चुनाव आयोग को चेतावनी और अपील दोनों ही रूप में देखी जा रही है, ताकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। कि आज हम यही पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो कोई मदद नहीं होगी, ऐसा कानून कोई बीजेपी ने बनाया है क्या? अगर आप देखिए तो बिहार में प्रति महिला मुझे लगता है 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए पंजाब में क्या मदद मिली, हिमाचल में क्या मदद मिली, उत्तराखंड में क्या मदद मिली, महाराष्ट्र में क्या मदद मिली, तो कुछ नहीं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि जहाँ चुनाव नहीं है वहां भाजपा जीत के आता है लेकिन कोई मदद नहीं करता। हमने मांग की है कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिले हर किसान को। हमने मांग की है कि आज कर्जा माफी डिक्लेयर की जाए। हमने मांग की है कि पीएम केयर से अगर कोई यहाँ पैसा ना हो तो पीएम केयर से फंड आए, लेकिन बीजेपी अपनी मस्त धुन में चल रही है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और लोगों के दिलों के लाल खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि खुद नहीं बल्कि अपनी पत्नी किष्किंधा को
टिकट दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। खेसारी लाल का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े। पिछले 4 दिन से उन्हें मना रहा हूं। अगर वो मान गई तो नामांकन दाखिल करेंगे और अगर नहीं तो बस प्रचार करके भैया तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करूंगा। यानी अब भोजपुरी सिनेमा का सितारा बिहार की सियासत का प्लेयर भी बन सकता है। खेसारी ने साफ कहा, बिहार में बदलाव जरूरी है। तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह का काम हुआ है वो बताता है कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। राजनीति पर बयान तो साफ है, लेकिन सवाल बड़ा, ये क्या खेसारी की पत्नी मान जाएंगी? क्योंकि फिलहाल तो वे चुनाव लड़ना नहीं चाहती। खेसारी बोले, अभी 1-2 दिन का वक्त है, अगर वो तैयार हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद प्रचार करूंगा। इस बीच उन्होंने पवन सिंह और उनकी पत्नी के विवाद पर भी कहा कि ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए, बेवजह के झगड़ों से माहौल खराब होता है। अब देखना ये होगा कि भोजपुरी के मंच से सियासत के मंच तक खेसारी लाल यादव का ये इमोशनल और पॉलिटिकल सफर किस दिशा में जाता है। क्या बिहार को मिलेगा एक नया भोजपुरी उम्मीदवार या खेसारी सिर्फ भैया तेजस्वी की मोहब्बत में प्रचार तक ही सीमित रहेंगे? जेंजी आंदोलन ने मेडागास्कर की सियासत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव के तुरंत बाद सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। एक सैन्य परिषद ने गठन की घोषणा करते हुए कर्नल माइकल रेड्रियानी रेना ने कहा है कि अब देश की कमान सेना और अर्धसैनिक बलों के पास है। जल्द ही एक नागरिक सरकार के गठन के लिए नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। राजोएलिना का करीब 7 वर्षों का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस राजनीतिक उथल-पुथल की जड़ में जेंजी का उग्र विरोध प्रदर्शन शुरुआत पानी और बिजली कटौती के खिलाफ हुई थी, लेकिन ये आंदोलन जल्द ही सरकार के खिलाफ जन आक्रोश में बदल गया। शनिवार को सेना के एक हिस्से ने भी प्रदर्शन में शामिल होने के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की फ्रांसीसी नागरिकता पर भी सवाल उठाए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजोएलिना को फ्रांसीसी सैन्य विमान से बाहर ले जाया गया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कुल मिलाकर मेडागास्कर में लोकतंत्र फिलहाल ठहराव की स्थिति में नजर आ रहा है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राहत भरी बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि की गई है। अब निर्धनता, शिक्षा और विवाह अनुदान की राशि दुगनी कर दी गई है। निर्धनता अनुदान को 4,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ये अनुदान 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर पेंशन भोगी आश्रितों और विधवाओं को आजीवन मिलेगा। शिक्षा अनुदान में भी 2 बच्चों को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं विवाह अनुदान को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। ये अधिकतम 2 पुत्रियां या विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा। सभी संशोधन दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन नई दरों से हर वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ेगा। ये भार आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड ने ये भार आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा।
ये योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत चलाई जा रही हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आर्थिक संबल देना है। शिक्षा और विवाह के क्षेत्र में दी गई ये बढ़ोतरी उनके सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। लाभार्थियों को अब बेहतर जीवन यापन का अवसर मिलेगा। ये कदम सरकार के पूर्व सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संशोधन दरें केवल 1 नवंबर 2025 के बाद प्राप्त आवेदनों पर ही लागू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। याचिका उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमू द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि याचिका में संशोधन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वांगचुक को पत्नी के साथ लिखित संवाद की अनुमति दी जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति जताई कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को जोधपुर जेल से मिले हलफनामे में बताया गया है कि वांगचुक से उनके भाई और वकील मुलाकात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया था। हालांकि अब तक याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद एनएसए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के दौरान भड़की थी। इसमें 4 लोगों की मौत और 90 से अधिक लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सरकार को यह अधिकार होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए। इस कानून के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। वांगचुक को वर्तमान में राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। उनका मामला अब संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का रूप ले चुका है। कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले याचिका में संशोधन और संवाद की मांग को लेकर बहस जारी रहेगी। तो आज की सुनवाई यही थी कि 2 चीजें कि एक तो जो भी सोनम ने चैलेंज किया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन वो हमें मिला जाए। तो आज की हियरिंग में बेसिकली 2 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। एक की जो भी चैलेंज सोनम ने डिटेंशन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के अगेंस्ट प्रिपेयर किए हैं वो उसकी कॉपी हमें मिले, और सेकेंडली जो भी हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको अमेंड किया जाए ताकि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को चैलेंज करने का हम उसमें डाल सकें। और ये नेक्स्ट हियरिंग 29 को होगी। थैंक यू। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 575 अंकों की उछाल के साथ 82,605 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 178 अंकों की बढ़त के साथ 25,323 पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 167 अंकों की मजबूती के साथ खुला और दिन भर तेजी बनाए रखी। बाजार में जियो फाइनेंस, HDFC लाइफ, नेस्ले, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स रहे, जबकि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाइटन और टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स में शामिल रहे। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा। अमेरिकी चीन के बीच ट्रेड टेंशन के चलते एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी बाजार स्थिर रहे। इससे पहले मंगलवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था, जब सेंसेक्स 297 अंक टूटकर 82,029 और निफ्टी 81 अंक गिरकर 25,145 पर बंद हुआ था। बुधवार को ये गिरावट रुक गई और निवेशकों का भरोसा बाजार पर वापस लौटा। बाजार में आई इस मजबूती से निवेशकों को राहत मिली है। आज हम लेकर आए हैं लाडली बहन योजना से जुड़ी बेहद अहम अपडेट। महाराष्ट्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 410 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि ये पहल महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और समाज की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सेंधरे सितंबर की किश्त को लेकर महिलाओं के बीच जो संशय था अब वो दूर हो गया है। तकनीकी कारणों से कई महिलाओं के खाते में राशि जमा नहीं हो पाई थी, लेकिन सरकार ने eKYC में 2 महीने की छूट दी है। इसका मतलब अब जिन महिलाओं की eKYC लंबित थी उनके खाते में भी राशि जमा होना शुरू हो गई है।
विशेष रूप से राज्य में हुई भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद सामाजिक न्याय विभाग ने 410 करोड़ रुपए की निधि जारी की। अब लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने लगी है। इस योजना से महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि ये उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। तो अगर आप लाडली बहन योजना की लाभार्थी हैं तो अपने खाते की जरूर जांच करें और अक्टूबर की किश्त का लाभ उठाएं। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म सूबेदार को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म की डबिंग पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी फिल्म के निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने एक बिहाइंड द सीन फोटो के जरिए दी। इस फोटो में अनिल कपूर और उनके सह कलाकार सौरभ शुक्ला साथ में नजर आए। फैंस ने तस्वीर पर खूब प्यार लुटाया और मजेदार कमेंट्स भी किए। किसी ने उन्हें फिल्म स्कूल कहा तो किसी ने पूरी यूनिवर्सिटी ही बता दिया। अनिल कपूर ने डबिंग के बाद सभी को धन्यवाद दिया और फिल्म को लेकर उत्साह जाहिर किया। आपको बता दें कि सूबेदार की कहानी मध्य प्रदेश के एक पूर्व सैनिक अर्जुन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत और पारिवारिक रिश्तों से जूझ रहा है। फिल्म में अनिल कपूर का किरदार एक गंभीर और भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है। अनिल ने शूटिंग पूरी होने पर टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये फिल्म कलाकारों के लिए जुनून और मेहनत का नतीजा है। सूबेदार 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले अनिल कपूर, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 में भी नजर आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खेल का इतिहास दशकों पुराना है और हर मुलाकात सिर्फ मुकाबला नहीं, एक भावना बन जाती है। पर आपसी सम्मान देखने को मिला। जहां क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी, वहीं हॉकी में खिलाड़ियों ने खुले दिल से एक दूसरे का सम्मान किया। क्रिकेट एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन हॉकी टीम ने मैदान का माहौल पूरी तरह अलग दिखाया। पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने भी अपने खिलाड़ियों को संयम बरतने और तनाव से बचने की हिदायत दी थी। मैच से पहले ही दोनों टीमें मानसिक रूप से तैयार थीं कि मैदान पर सिर्फ खेल बोला जाएगा। यही वजह रही कि खेल के पहले और बाद में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के प्रति इज्जत और सहयोग की भावना दिखाई। ये मुकाबला सिर्फ स्कोर बोर्ड के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक तस्वीर भी बनकर उभरा है। जब देश की सीमाओं से परे मैदान पर इंसानियत और खेल का जज्बा जीता तो ये पल हर भारतीय और पाकिस्तानी खेल प्रेमी के लिए गर्व बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले फैंस के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक एक स्थान का नुकसान हुआ है। रोहित अब दूसरे से तीसरे पायदान पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली 5वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस बीच अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने 8 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर सीधे दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। जादरान की रेटिंग 764 पहुंच चुकी है और वे टॉप पर बैठे शुभमन गिल से करीब 20 अंक पीछे हैं। शुभमन अभी भी 784 रैंकिंग अंकों के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। इब्राहिम की इस शानदार छलांग का असर केवल रोहित और विराट तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी रैंकिंग में उछाल की वजह से बाबर आजम, डेरिल मिचेल, चरित असलंका, हैरी टेक्टर, श्रेयस अय्यर और शे होप जैसे कई बड़े नामों की रैंकिंग गिर गई है।
जादरान ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेले गए मुकाबले में 111 गेंदों पर 95 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये प्रदर्शन उनके करियर की रैंकिंग में अब तक की सबसे बड़ी छलांग बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल अपना पहला स्थान बरकरार रख पाएंगे या इब्राहिम जादरान उन्हें भी पीछे छोड़ देंगे। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।